आज का टॉपिक ओके, हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और उस हार्मोन के हमको फंक्शन पढ़ना है। बट एक चीज याद रखो, हार्मोन के सबसे पहले रूल्स याद रखो। मैंने आपको बताया था हार्मोन बॉडी में टोटली एब्सेंट, हार्मोन्स बॉडी में होते ही नहीं है। ओके, हार्मोन्स आर टोटली एब्सेंट। ओके, दूसरा, वक्त पे रिलीज होता है, एक्ट करता है, मतलब फंक्शन परफॉर्म करता है, और डिस्ट्रॉय हो जाता है। याद रखो हार्मोन के रूल्स बेटा। सबसे पहले एक तो हार्मोन बॉडी में टोटली एब्सेंट, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शनल केस पक्का रहेगा और वो हम बाद में देखेंगे। रूल नंबर 1, हार्मोन्स आर टोटली एब्सेंट इन द बॉडी, पहला रूल। दूसरा रूल, हार्मोन बॉडी में रिलीज होगा, काम करेगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जहां से रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिन, जहां पे वो काम करता है दैट इज कॉल्ड एज टारगेट ऑर्गन। ओके, तो हार्मोन जिस पॉइंट से निकलता है, जिस जगह से निकलता है, जिस ऑर्गन से निकलता है दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिन, और जहां पे अपना असर दिखाता है दैट इज कॉल्ड एज टारगेट ऑर्गन। तो हमको क्या क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी, मतलब पूरे सिलेबस में, नीट में और बोर्ड्स के लिए हमने क्या क्या पढ़ना है। जितने भी हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, सभी हार्मोन का सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरिजिन। फर्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा ओरिजिन। ये मैं सभी हार्मोन के लिए बता रहा हूं बेटा, अभी हर पीरियड में ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं। हर हार्मोन का कहीं से भी निकले पिट्यूटरी ग्लैंड से, बस उस निकलने वाले जगह का नाम आपको याद रखना है, दैट इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो हर एक हार्मोन का पहला पॉइंट जो आप पढ़ोगे दैट इज ओरिजिन, मतलब हार्मोन कहां से निकलता है। दूसरा आप पढ़ोगे उसका टारगेट ऑर्गन, मतलब वो अपना असर कहां पे दिखाता है। सो कंपल्सरी पॉइंट्स है बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा ये, और नीट के लिए, कि हर एक हार्मोन भले ही वो टेक्स्ट बुक में दिया हो चाहे नहीं दिया हो, मैं तो पढ़ाऊंगा, आपको याद रखना है। सो हर एक हार्मोन सबसे पहले निकलता कहां से है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कहां से निकलता है, वो हमको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, निकलने के बाद वो कौन से ऑर्गन पे अपना इफेक्ट दिखाता है, असर दिखाता है, वो पढ़ना है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, रोल मतलब फंक्शन, ओके, ऑन टारगेट ऑर्गन। ठीक है, रोल और फंक्शन ऑन टारगेट ऑर्गन, समझ गए। अब थोड़ा सा हमको नीट लेवल पे भी जाना है, तो नीट में एक और पॉइंट हम पढ़ेंगे जो मैं इसके साथ साथ पढ़ाने की कोशिश करूंगा कुछ कुछ ऑर्गन्स में। ओरिजिन और टारगेट से पहले बीच में निकलता कहां से है ये तो पढ़ेंगे। रीजन फॉर रिलीज, रीजन फॉर रिलीज ये भी पढ़ेंगे, और रीजन मैंने आपको बता चुका हूं। द रिलीज ऑफ हार्मोन डिपेंड्स
release of hormone depends only on blood concentration। मतलब ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन अगर नॉर्मल है, जितना चाहिए उतना अगर ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन है तो हार्मोन नहीं निकलेगा। लेकिन अगर ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा हुआ तो ही हार्मोन निकलेगा। जैसा हमने इंसुलिन के समय पढ़े थे या ग्लूकागॉन के समय पढ़े थे, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा तो इंसुलिन निकला। इंसुलिन क्या बॉडी में पहले से प्रेजेंट था क्या? नहीं। तो इंसुलिन बॉडी में तब निकला जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा, और ग्लूकागॉन भी तब निकला जब ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल से कम। मतलब ग्लूकोज की मात्रा अगर ब्लड में डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन अगर नॉर्मल नहीं है, तो ही इंसुलिन या ग्लूकागॉन निकलता है। तो सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि हार्मोन तब निकलेगा जब ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल नहीं रहेगा। मतलब डिपेंड्स ओनली ऑन ब्लड कॉन्सेंट्रेशन मीन्स रिलीज्ड व्हेन देयर इज एबनॉर्मल ब्लड कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमको नीट में ज्यादा फोकस करना है बेटा। ओके, चलो तो आज हम एक हार्मोन को निपटा देते हैं, फिर बाद में हम बाकी के बाकी के हार्मोन्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ने इंसान का 2 लाइफ पढ़े थे, अगर आपको याद होगा। पहला लाइफ पैदा होने से पहले का लाइफ है, उसको हमने क्या पढ़े थे? इंट्रा यूटेराइन लाइफ। मतलब पैदा होने से पहले इंसान मदर के बॉडी के अंदर डेवलप होता है। और अपन ने पढ़े थे मदर का ऑर्गन जहां पे बेबी 9 मंथ्स के लिए डेवलप होता है, उस ऑर्गन का नाम अगर आपको याद होगा हमने पढ़े थे यूटेरस। सो ऑर्गन का नाम यूटेरस। तो ये हो गया ऑर्गन यूटेरस। थोड़ा नीट लेवल का जाएगा बेटा अभी थोड़ी देर में। क्लियर? अब किसी भी ऑर्गन को काटो, चलो काट लेते हैं, अभी क्या होता देखते हैं। किसी भी ऑर्गन को काटो, काटे बराबर किसी भी ऑर्गन को काटो, काटे बराबर ऑर्गन के अंदर में स्पेस मिलता है। द स्पेस ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। पढ़ा चुका हूं बेटा मैंने, ये चीजें बार बार नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक, तो किसी भी ऑर्गन को काटो, अंदर में स्पेस मिलेगा एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। और इसी ल्यूमेन के अंदर बच्चा डेवलप होता है। तो ये हो गया बेबी। और जो बेबी अंदर डेवलप होता है, द डेवलपिंग बेबी इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। क्या बोलते बेटा? एम्ब्रियो। ठीक, और साइड की जो दीवार है, इस साइड की दीवार को बोलते हैं मार्जिनल वॉल। ये सब चीजें मैंने आप लोगों को सर्कुलेशन हार्ट वगैरह पढ़ाते समय हो चुका है। सो साइड की दीवार को क्या बोलते हैं बेटा? मार्जिनल वॉल। और अंदर के स्पेस को क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। और उसी ल्यूमेन में जो बच्चा डेवलप होता है, अंडर डेवलपिंग स्टेज, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। जैसे ही हमने ऑर्गन को काटा, साइड की जो दीवार होती है मार्जिनल वॉल, और इस मार्जिनल वॉल में 3 लेयर होते हैं।
तीन लेयर, आउटर लेयर, उसके बाद मिडल लेयर, बीच का लेयर बेटा। सो आउटर लेयर, ठीक, ये जो रहेगा ये बीच का लेयर, मिडल लेयर, ठीक, और ये अंदर का लेयर मतलब इनर लेयर। आते ना एक एक लेयर पे हम। आउटर लेयर, ओके, आउटर लेयर इज कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। मीनिंग लाता हूं बेटा, आप चिंता मत करो। आउटर लेयर इज कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर is called as myometrium। मीनिंग लाता हूं बेटा, चिंता मत करो। और इनर लेयर is called as endometrium। चिंता मत करो, हर एक वर्ड का मीनिंग ला रहा हूं। पेरी पेरी पेरी, पेरी का मतलब होता है पेरीफेरल, और मैंने आपको पेरीफेरल का मीनिंग समझा चुका हूं हार्ट के ऊपर का पेरिकार्डियम के समय। जो चीज बीच में नहीं होती है, जो चीज सेंटर में नहीं होता है, जो चीज साइड में होती है, दैट इज कॉल्ड एज पेरीफेरल। वहां से वर्ड निपटाया गया है। तो पूरा पेरीफेरल मतलब पूरा मार्जिन में ये लेयर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेरीफेरल लेयर, पेरीमेट्रियम। एंडो, याद करो इस वर्ड का मीनिंग। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, अंदर का लेयर, इसलिए इसका नाम पड़ा एंडोमेट्रियम। हर एक लेयर को निपटाता हूं बेटा। और बीच के लेयर में भर के मसल्स है, बीच के लेयर में भर के मसल्स है, बहुत सारे मसल्स, ये भरपूर मसल्स। सो बीच के लेयर में भर के मसल्स, लाइक दिस। और याद करो, मसल में मैंने आप लोगों को एक स्पेशल पार्ट पढ़ाया था, और उस स्पेशल पार्ट का नाम मायोफाइब्रिल। याद होगा तो देखो, मसल सेल इलास्टिक होता है, और मसल सेल में रबर बैंड की तरह बारीक बारीक इलास्टिक फाइबर होते हैं, और इस इलास्टिक फाइबर का नाम मायोफाइब्रिल पढ़ाया था मैंने। फाइब्रिल मतलब फाइबर, और इसके अंदर एक मायोसिन नाम का केमिकल होता है करके मायोफाइब्रिल। और ये मायोफाइब्रिल की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। मतलब मसल का इलास्टिक नेचर मायो की वजह से है, मायोफाइब्रिल। तो ध्यान रखो, जहां जहां मायो वर्ड आएगा वो हर बार मसल से ही रिलेटेड रहेगा। तो बीच का लेयर मसल से भरा पड़ा है, मतलब इसके अंदर भर के मायोफाइब्रिल्स है करके इस लेयर का नाम मायोमेट्रियम पड़ा। ठीक है, हमको अभी हर एक लेयर का फंक्शन देखना है बेटा, और इसके बाद मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा, वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, और इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
यूटेरस, तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब एक एक पार्ट्स को हम हाईलाइट करते हैं, फंक्शन को देखते हैं। आउटर लेयर पूरे के पूरे यूटेरस को प्रोटेक्शन देता है, दैट्स व्हाई आउटर लेयर पेरीमेट्रियम इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव लेयर। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटेक्टिव लेयर। हार्मोन पे आते बेटा, चिंता मत करो। उसके बाद इनर लेयर का मेन रोल देखो क्या है। अंदर का लेयर, अब ये जो बच्चा है, बच्चा अंदर बैठ के दाल रोटी चावल सब्जी थोड़ी खाने वाला है बेटा। मतलब इस बच्चे को, इस एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए नरिशमेंट तो चाहिए ना बेटा। और हमको नरिशमेंट कहां से मिलता है? दाल रोटी चावल सब्जी से मिलता है। तो ये बच्चा क्या अंदर बैठ के खाना खाने वाला है क्या? नहीं। मदर ने जो खाना खाया, मदर के खाने में जो प्रोटीन विटामिन फैट कार्बन मिनरल है, वो मदर के खून में जाएगा और मदर के खून से बच्चे में जाएगा। और ये एम्ब्रियो इस यूटेरस के तीनों में से कौन से लेयर के कांटेक्ट में आएगा? देखो ना, एंडोमेट्रियम के साथ। क्योंकि जहां बच्चा डेवलप हो रहा है, इस बच्चे के इमीडिएट कांटेक्ट में कौन सा लेयर है? एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम और बच्चे के बीच में एक ब्रिज होती है और इस ब्रिज का नाम है प्लासेंटा। क्या बोलते बेटा? प्लासेंटा। और इसी प्लासेंटा से बच्चे के बॉडी में ब्लड जाता है। अगर आपने रियलाइज किया, अपने पेट के हिस्से में एब्डोमेन रीजन में एक छोटा सा डिप्रेशन होता है, अंदर की तरफ दबा हुआ पोर्शन, जिसको हम हिंदी में नाभि बोलते हैं। हम पैदा होने से पहले उस नाभि में से ये प्लासेंटा जाता है और हमारे मदर का खून उस नाभि के द्वारा हम पैदा होने से पहले हमारे ब्लड में जाया करता था, बॉडी में जाया करता था। मतलब मदर का पूरा ब्लड में का नरिशमेंट उस नाभि के द्वारा हमारे ब्लड को मिलता था, बॉडी को मिलता था। तो ये प्लासेंटा एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में है। मतलब इस बच्चे को जो पूरा नरिशमेंट मिलता है वो एंडोमेट्रियम की वजह से मिलता है। इसीलिए द इनर लेयर इज कॉल्ड एज नरिशिंग लेयर। क्या बोलते हैं बेटा? नरिशिंग लेयर। सो द इनर लेयर इज कॉल्ड एज नरिशिंग लेयर। अब आते हैं मायोमेट्रियम पे। अब अपन ने दो लाइफ पढ़े थे इंसान का, एक पैदा होने से पहले और एक पैदा होने के बाद। पैदा होने से पहले 9 महीने का जो लाइफ है वो यूटेरस के अंदर है। तो ये बच्चा 9 महीने बाद, मतलब आफ्टर 9 मंथ्स, बराबर है ना? आफ्टर 9 मंथ्स, आफ्टर 9 मंथ्स, 9 महीने बाद ये बच्चा बॉडी के बाहर निकलता, जिसको हमने डॉक्टर के अनुसार डिलीवरी पढ़े थे। डॉक्टर के अनुसार डिलीवरी पढ़े थे। और बायोलॉजिकली याद है मैंने आपको क्या पढ़ाया था? पार्चुरेशन। क्या पढ़ाया था बेटा? पार्चुरेशन। अब 9 महीने बाद बच्चा बॉडी के बाहर निकलेगा। तो क्या आप इमेजिन कर रहे हो कि बच्चा पैदल चलते हुए बाहर निकलेगा? नहीं ना। मतलब डिलीवरी के दौरान बच्चा खुद चल के बाहर निकलेगा कि यूटेरस के? नहीं। मतलब ये जो एम्ब्रियो जो पूरा बेबी बना चुका है 9 महीने बाद, ये खुद चल के तो बाहर नहीं आ सकता है। तो इस बच्चे को अंदर से
धक्का लगेगा तो इस बच्चे को क्या होगा, पुशिंग पुशिंग इफेक्ट, धक्का लगेगा और ये बच्चा धीरे धीरे नीचे खिसकेगा। मतलब जैसी 9 महीने का हो जाता है ये यूटेरस क्या करेगा, आफ्टर 9 मंथ्स यूटेरस क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो जैसे यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट करेगा बच्चे को क्या लगेगा, पुशिंग इफेक्ट आएगा। तो जैसे यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट किया बच्चे के ऊपर क्या आया, पुशिंग इफेक्ट आया, धक्का लगा और बच्चा बॉडी के बाहर धीरे धीरे निकल रहा है। तो यूटेरस क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, जिससे बच्चा धीरे धीरे नीचे खिसकेगा। और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की ताकत सिर्फ मसल्स में है। मतलब मिडल लेयर मायोमेट्रियम में मसल भर के है और ये मिडल लेयर जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा मायोमेट्रियम तो यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा और बच्चा बॉडी के बाहर निकलेगा। मतलब पार्चुरेशन के लिए कौन जिम्मेदार है बेटा, मायोमेट्रियम। दैट्स व्हाई द मायोमेट्रियम इज कॉल्ड एज पार्चुरेटिंग लेयर। इसकी हमको अभी जरूरत है। सो द पार्चुरेशन इज डन बाय myometrium, that's why it is called as parturating layer। निकल गया बच्चा बाहर, ये लो बाहर निकल गया। ठीक, अब ये बेबी का बर्थ हो चुका है। अब बर्थ तब हुआ जब मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पूरा यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो एक्चुअली फीमेल में, प्रेग्नेंट वुमेन में 9 महीने के बाद पार्स नर्वोसा से एक हार्मोन निकलता है और इस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। और एक्चुअली ये ऑक्सीटोसिन यूटेरस के मायोमेट्रियम को स्टिमुलेट करेगा जिससे मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा और बच्चा पैदा होगा। देखो कितना सिंपल है। अब ये जितना मैंने पढ़ाया ये नीट लेवल का हो गया। और बोर्ड एग्जाम में आपको क्या याद रखना है, ऑक्सीटोसिन। और मैंने क्या बताया, सिर्फ 3 ही पॉइंट्स लेना है। पहला पॉइंट ओरिजिन, कहां से निकल रहा है ऑक्सीटोसिन, पार्स नर्वोसा ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हो गया पहला पॉइंट। असर कहां पे दिखा रहा है, मतलब टारगेट ऑर्गन, यूटेरस लिखो या तो मायोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। तो दूसरा पॉइंट टारगेट और तीसरा पॉइंट फंक्शन। क्या फंक्शन है बेटा ऑक्सीटोसिन का, बर्थ ऑफ अ बेबी, पार्चुरेशन ऑफ बेबी। समझ गए बेटा, देखो कितना सिंपल है हार्मोन्स, सिर्फ कंसेप्ट समझना जरूरी है बेटा। तो ऑक्सीटोसिन निकलता है पार्स नर्वोसा से, असर दिखाता है यूटेरस के मायोमेट्रियम पे, टारगेट वो हो गया। और असर क्या दिखाता है, रिलीज ऑफ बेबी, मतलब पार्चुरेशन ऑफ बेबी। क्लियर हो गया, फंक्शन खत्म, सिंपल। सो ऑक्सीटोसिन की वजह से बच्चे का बर्थ हुआ है। दैट्स व्हाई ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बर्थ हार्मोन या पार्चुरेटिंग हार्मोन। समझ गए बेटा, गुड। अब ऑक्सीटोसिन का और एक रोल है, वो भी हम देखेंगे। बच्चा पैदा होने के बाद आते बराबर भूख लगी बोल के क्या दाल रोटी चावल सब्जी खाएगा क्या, नहीं। क्यों नहीं खा सकता दाल रोटी चावल सब्जी, क्योंकि बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है। ये सॉलिड फूड को
नहीं पचा सकता है। इसीलिए न्यूबॉर्न बेबी is fully dependent upon newborn baby is fully dependent upon mother's milk. ओके, मदर का जो मैमरी ग्लैंड है, ठीक, मदर का मैमरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेट प्रेगनेंसी में ये मैमरी ग्लैंड के अंदर में मिल्क ग्लैंड्स होती है। सो दीज आर व्हाट? मिल्क ग्लैंड्स। ओके, और ये बच्चा पैदा होने के बाद मदर का मिल्क पीता है। फर्स्ट मिल्क अगर आप याद कर सको, मैंने इम्यूनिटी सिस्टम के समय पढ़ाया था, फर्स्ट मिल्क इज कॉल्ड एज colostrum, has large, okay, तो क्लियर। तो यहां पे फर्स्ट दैट इज कॉल्ड एज colostrum, and this colostrum has large amount of antibodies। ये मैंने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम में पढ़ा चुका हूं बेटा। सो लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है, ग्रेट। चलो, अब ये बच्चा पैदा होने के बाद डिपेंड्स ओनली ऑन मिल्क आफ्टर बर्थ। ओके, बेबी ओनली डिपेंड्स ऑन मदर्स मिल्क, ठीक है। बच्चा किस पे डिपेंड करता है? मदर के मिल्क पे। सो पैदा होने के बाद ये जो ऑक्सीटोसिन है आफ्टर बर्थ, इसका और एक टारगेट साइट है बेटा। ये क्या करता है? पैदा होने के बाद इस मिल्क ग्लैंड को प्रेस करता है, जिससे मिल्क बाहर फेंका जाएगा। मतलब जब बच्चा सक करेगा तो बच्चे के बॉडी में जाएगा। तो जैसे ही झटके से बाहर निकलता है मिल्क, दैट इज कॉल्ड एज इजेक्शन ऑफ मिल्क। मतलब इस ऑक्सीटोसिन के दो रोल है और दो टारगेट साइट है। पहला टारगेट साइट है यूटेरस का मायोमेट्रियम, और फंक्शन क्या है? पार्चुरेशन, बर्थ ऑफ द बेबी। इस ऑक्सीटोसिन का दूसरा टारगेट साइट है मिल्क ग्लैंड ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, और रोल क्या है? इजेक्शन ऑफ मिल्क, बराबर। सो नीट में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, नीट में मैं भी क्लियर कर रहा हूं बेटा। अब ये नीट की बात कर रहा हूं मैं। नीट में